हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांश। इट इज योर ब्यूटीफुल चैनल अटल क्लासेस। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आज हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज्य क्या है। मोल प्रभाज्य, मान लीजिए कोई विलेन लिया आपने, सॉल्यूशन H2O और एसीटोन। H2 और एसीटोन का आपने एक विलयन लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि H2O का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। तो H2O के जितने मोल हैं उनकी संख्या और H2O और एसीटोन के मोलों की संख्या का सम करके ऐड करके उससे भाग दे देंगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? विलयन के किसी एक घटक में मोलों की संख्या, किसी एक घटक में मोलों की संख्या और सभी घटक में मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज्य कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/n प्लस n। जिसका हमें निकालना है उसे सबसे ऊपर रखेंगे और जितने भी आपके पास सॉल्यूशन में विलायक है, विलेय है, उसको दोनों को ऐड करके उससे भाग दे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझते हैं। नौ 900 ग्राम H2O में 5.8 ग्राम एसीटोन घोला जाता है। 900 ग्राम H2O है आपके पास और 5.8 ग्राम एसीटोन को घोला जाता है, इसका विलयन बनाया जाता है। याद क्या करना है? H2O का मोल प्रभाज्य और एसीटोन का मोल प्रभाज्य। तो क्या करना है? सबसे पहले हम इनके मोल निकाल लेते हैं। आइए साइड में मोल निकाल लेते हैं। H2O के मोल कैसे निकालते हैं? भार बटा अणुभार। 900 भार है, H2O का अणुभार क्या होगा? H का परमाणु भार होता है 1, 2 है हमारे पास तो 2 प्लस O का होगा 16, 16 2 18, 900 बटा 18। तो H2O के हमारे पास 18×5 = 0, 50 मोल हमारे पास आ गए H2O के। एसीटोन का परमाणु भार होता है 58। एसीटोन के मोल निकाल लेते हैं। एसीटोन के मोल भार है हमारे पास 5.8 ग्राम और अणुभार कितना है? 58। 5.8 में 58 को भाग देंगे कितना आएगा? 0.1 मोल आ गए मोल। अब हम मोल प्रभाज्य ज्ञात करेंगे। H2O का आप मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। H2O का मोल प्रभाज्य क्या करना है? इसके जितने मोल हैं इन्हें ऊपर रखना है, इक्वल टू 50 और 50 प्लस 0.1 को ऐड कर देना है। 50 प्लस 0.1 आया हमारे पास। फाइनल क्या आया? 50 बटा 50.1, इसका समथिंग 0.998 आंसर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही हम एसीटोन के मोल ज्ञात करते हैं। एसीटोन का मोल प्रभाज्य ज्ञात करें। कितने मोल है हमारे पास? 0.1 और नीचे दोनों का सम करना है। 50 प्लस 0.1 क्या आया? 0.1 अपॉन 50.1, इसका फाइनल आएगा 0.802। ये भाग आप लोग अपने से खुद कर लीजिएगा। समझ में आ गया मूल प्रभाज्य क्या है? अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सार्थक अंक। नया टॉपिक क्या है? सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं? इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि
कि कोई हमारे पास मापित राशि है, मापित राशि मतलब जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, दूरी हो गई, ऊंचाई हो गई, कोई मापित राशि है, उसका जो यथार्थ मान है उसमें जो अंकों की संख्या होती है उसे हम कहते हैं सार्थक अंक। तो पहला बात, कौन कौन होते हैं सार्थक अंक? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे हमारे पास दिया 7, जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी है, ये सारे हमारे पास सार्थक अंक है, जीरो सार्थक अंक नहीं है। तो जैसे हमारे दे दिया 789 में कितने सार्थक अंक हैं? 3। 7899 में कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक हैं। बट सेकेंड पॉइंट, अगर दो सार्थक अंकों के बीच में जीरो आ जाए 7809, तो इस जीरो को सार्थक अंक माना जाएगा। दो सार्थक अंक हैं, इनके बीच में जीरो आ गया तो इसे सार्थक अंक माना जाएगा। कितने हो गए? 4 सार्थक अंक। बट अगर ऐसे लिखा हो 7890 तो हमारे पास 3 सार्थक अंक है। अगर ऐसे लिखा हो 07890 तो भी हमारे पास 3 ही सार्थक अंक है। इस जीरो के अगल बगल जब दोनों तरफ सार्थक अंक आएंगे तभी इसको सार्थक अंक माना जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं दशमलव में। दशमलव में कैसे आएगा? अगर हमारे पास दिया है 0.0321, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 3 सार्थक अंक है, इनको नहीं गिना जाएगा। बट अगर हमारे पास आ गया 2.050 तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। लास्ट में जो जीरो आता है दशमलव के बाद उसे हम लोग सार्थक अंकों की संख्या में गिनती करेंगे। जो पहले आएंगे उन्हें नहीं काउंट करना, लेकिन अगर दशमलव वाली संख्या है और उसके लास्ट में जीरो आ रहा है तो सार्थक अंक में काउंट होगा। एक और देखते हैं, अगर ऐसा कुछ आ गया 0.2 इंटू 3.792 अपॉन 4 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 6.005, 7.543 ऐसी संख्या आ गई। अब इसमें पूछा है सार्थक अंक कितने हैं, जल्दी से बताइए। इसमें हम क्या करते हैं ना, काउंट करते हैं किसमें सबसे कम सार्थक अंक है। आप इसके देखिए, इसके पास 1 2 3 4 4 सार्थक अंक हैं। इसके काउंट करिए, इनको काउंट किया जाएगा 1 2 3 4 4 इसके पास भी है। इसके पास काउंट करिए 1 2 3 4 4 इसके पास भी है। इसके पास कितने हैं? 2 सार्थक अंक, नो सॉरी 0.2, एक सार्थक अंक है इसके पास। जिसके पास सबसे कम सार्थक अंक होते हैं वही माना जाता है। तो इस ये जो समीकरण था इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो सार्थक अंकों की संख्या होगी 1। समझ में आ गया सार्थक अंक क्या होते हैं? अब जल्दी से करते हैं। अब हम समझते हैं वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखते हैं। वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखेंगे? कोई भी आपके पास संख्या आ जाए, ऐसे उठा के 3 6 7 8 9 4 5 4 3 ऐसे दी हुई है, इन दो अंकों को पकड़ना है। यहाँ पे 36 है, इसको लिखेंगे 3.6 और यहाँ से गिनना है। 3 को नहीं काउंट करना, जो पहला अंक है उसे नहीं काउंट करना। फिर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10⁸ लिख दीजिए, बात खत्म। कुछ भी आ जाए, 4475 4.4 इंटू 10⁻3, 3 अंक है, काउंट करिए और ऐसे लिख दीजिए। आ गया? कुछ और भी ले लेते हैं, 50 713 19 5.0 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻6 लिख लेंगे। चलिए अगर ऐसा आ गया तो अब इसका वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे जल्दी करिए। 3 है, यहां से उठाएंगे, जहां से जीरो खत्म होते हैं वहीं से उठाएंगे। 3.05 इंटू 10⁻
1 2 3 4 5 6 -6। इस बार क्या लिखेंगे, दशमलव लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ओह सॉरी -6 नहीं होगा, 3 से हमने उठाया ना, 3.05 लगाया, तो 1 2 3 4 4 काउंट होंगे, -4। इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद हमने लिया है, जिस संख्या से उठाते हैं वहीं से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 आ गया। कोई और देख लेते हैं, 0.0000749। अब इसका कितना आएगा, 7.4 ले लीजिए और 7 से काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। ये आ गया आपका वैज्ञानिक संकेतन। कुछ और देखें, 0.079, इसको कैसे लिखेंगे, 7.9 इंटू 10⁻²। आ गया, वैज्ञानिक संकेतन ज्ञात करना आ गया। अब हम पढ़ते हैं तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, तो इसको किसने दिया था, 1792 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया गया था। किसने किया था, J.V. रिश्टर नामक वैज्ञानिक ने। क्या कहा था इन्होंने इस नियम में, कि यदि दो कोई भिन्न भिन्न तत्व हैं और किसी तीसरे तत्व को समान मात्रा में मिला दिया जाता है, तो उनके तत्वों के बीच जो पुनः अभिक्रिया होगी तो उनका अनुपात समान होगा। कैसे, H2 ले लीजिए और दूसरा क्या लेंगे, O2 ले लेते हैं। दोनों में एक क्या जोड़े, एक ही तत्व जोड़ते हैं जो कॉमन हो, C जोड़ दिया, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, CO2। यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करेंगे, CH4। अब इन्होंने क्या कहा था कि ऐसे कोई दो भिन्न भिन्न तत्व हमने लिए, अलग अलग तत्व लिए, एक हमने H2 लिया, एक O2 लिया, और कोई तीसरा जो है दोनों में कॉमन है, कार्बन कार्बन लिया। इसके बाद हमने जो समीकरण बनाया तो इसका CH4 आया, CO2 आया, तो इसमें जो परमाणु भार हैं और जो परमाणुओं की संख्या है उनका अनुपात समान होगा। कैसे, H है, पहले परमाणु कितने हैं, H के पास 4 हैं, ऑक्सीजन के पास 2 हैं, तो 2:1 में इनका आया। अब परमाणु भार क्या है, H का होगा 4, ऑक्सीजन का होगा 32, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो 32, 1:8 है। तो इन्होंने क्या कहा था, J.V. रिश्टर साहब ने क्या कहा था कि इनके बीच का जो अनुपात आएगा वो समान मात्रा में अपनी प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया, तुल्य एवं व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है। 1792 ईस्वी में J.V. रिश्टर ने दिया था कि जो दो भिन्न भिन्न तत्व हैं किसी तीसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके उनके परमाणु भार और परमाणुओं की संख्या क्या है, के अनुपात समानता रखते हैं, आपस में समानता रखते हैं। आ गया। अब पढ़ते हैं दूसरा नियम। अब हम पढ़ेंगे गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। इन्होंने क्या कहा, गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। अब यहाँ पे गैलुसैक लिखा तो आप समझ ही गए होंगे कि यही गैलुसैक ही साइंटिस्ट थे। कब दिया इन्होंने, 1808 ईस्वी में। कौन से वैज्ञानिक ने, गैलुसैक ही हैं। गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम किसने दिया, गैलुसैक ने 1808 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या कहा था कि जब कोई संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों का जो अनुपात हो, आयतन समान होता है, जो अभिकारक है और उत्पाद है उसका क्या होता है, आयतन समान होता है। कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है आपके पास, उसके भी जो अभिकारक है और जो उसके प्रोडक्ट बना, दो चीज लिया, जैसे आपने O2 लिया, C लिया, CO2 बना, तो इनके बीच का जो आयतन है ना वो समान रहेगा। कैसे, मान लीजिए आपने आधा लीटर जल लिया
और उसको आधा ग्लास अल्कोहल में मिला दिया। ये आपने H2O लिया और ये अल्कोहल ले लिया, तो इससे जो अभी क्रिया संपन्न होगी उसका आयतन कितने लीटर का होगा? ये मान लीजिए आधा लीटर का आपका बर्तन था, ये भी आधा लीटर का बर्तन था, तो ये 1 लीटर का हो जाएगा। इन दोनों का सम H2O और अल्कोहल इसमें जब मिक्स करेंगे तो 1 लीटर आएगा। यही कहा था इन्होंने कि जो आयतन होता है समान होता है, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर ही रहेगा। यही था गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे दिया, H2 प्लस Cl2, तो इसका होगा 2HCl, 1:1:2। H के हमारे पास कितने हैं? एक है और ये 2 के साथ क्रिया कर रहा है, तो 1:1:2 में गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम हमारा प्रदर्शित हो रहा है। और क्या है? यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है, परंतु सभी रासायनिक समीकरण, अब कैसे कहेंगे? गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है, परंतु सभी संतुलित रासायनिक समीकरण इस नियम का पालन नहीं करते हैं। बात समझ में आई? गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है, लेकिन जो सभी संतुलित रासायनिक समीकरण गैलुसैक के आयतन संबंधी नियम का पालन नहीं करते हैं। ये नियम हुआ खत्म। अब हम पढ़ेंगे कुछ और में क्या पढ़ते हैं? आवोगाद्रो का नियम। इन्होंने क्या कहा भाई साहब ने? आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो भाई साहब ने कहा, कब कहा? 1811 ईस्वी में। कब कहा? 1811 ईस्वी में। आवोगाद्रो का नियम है तो आप समझ ही रहे होंगे कि आवोगाद्रो नहीं दिया है। इन्होंने कहा था समान ताप और समान दाब वाले गैसों के आयतन में कणों की संख्या समान होती है। समान टेम्परेचर एंड प्रेशर में समान दाब वाले गैसों के समान आयतन में कणों की संख्या क्या होती है? समान होती है। मान लीजिए आपके पास गैस का आयतन है V, गैस का आयतन आपके पास कितना है? V, लेकिन इसमें क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स्ड होंगे, मतलब समान है। और दूसरा हमारे पास क्या है? कणों की संख्या N, कणों की संख्या N। तो आवोगाद्रो सर ने क्या कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V N के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने कहा गैस का आयतन V समान ताप और समान दाब पर जो कणों की संख्या हमें प्राप्त होती है वो समान होती है। इसे V बराबर N के भी लिखते हैं। अब ये जो आवोगाद्रो कांस्टेंट है उसका मान कितना होता है? यहाँ पे लिखते हैं आवोगाद्रो नियतांक 6.023 इंटू 10⁻23। ये होता है आवोगाद्रो कांस्टेंट का मान। आगे बढ़ जाएं। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक क्या होता है और सीमांत अभिकर्मक कैसे बनेगा। हेडिंग डालिए सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण में जिस अभिकारक की मात्रा कम होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण है कोई आपके पास? संतुलित रासायनिक समीकरण, वो प्रोडक्ट जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी वजह से अभिक्रिया संपन्न हो रही हो,
क्रिया संपन्न हो रही हो, और क्या होगा, जिसकी वजह से उत्पाद का निर्माण हो रहा हो, जिसकी मात्रा पर उत्पाद की मात्रा निर्भर करती हो। क्या है सीमांत अभिकर्मक? संतुलित रासायनिक समीकरण है कोई आपके पास में जिसकी मात्रा कम हो, कम मात्रा में जो पाया गया हो, जैसे H2O और एसीटोन हमने अभी देखा था। H2O था हमारे पास 900 ग्राम और ये था 5.8 ग्राम। तो इसमें कम मात्रा क्या है? एसीटोन। तो इसका सीमांत अभिकर्मक क्या होगा? एसीटोन। जिसकी वजह से अभिक्रिया संपन्न हो रही हो, जिसकी मात्रा उत्पाद पर निर्भर करती हो, और ये हमारे पास आ गया संतुलित रासायनिक समीकरण से सीमांत अभिकर्मक। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। 32 ग्राम, एक क्वेश्चन लेते हैं सीमांत अभिकर्मक का। क्वेश्चन 32 ग्राम CH4 और ऑक्सीजन के अधिक के साथ जलाया जाता है। ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, ठीक है। 32 ग्राम CH4 ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। CO2 और H2O की ग्राम में मात्रा क्या होगी? CO2 और H2O की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। अपने से करने की कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। CH4 है प्लस इसके साथ ऑक्सीजन मिलाया जाएगा, क्या प्रोडक्ट बन रहा है? CO2 प्लस H2O। बैलेंस करिए रिएक्शन को। C है O2, ऑक्सीजन के साथ आग लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ 2 लगा दीजिए तो 2 दूनी 4, 2O2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन 2 2 4, ये भी बैलेंस हो गया। अब सबसे पहले किसकी मात्रा ज्ञात करते हैं? ऐसे लिखिए, 1 मोल CH4 से, 1 मोल CH4 से किसके साथ? 1 मोल CO2 के साथ क्रिया करते हैं, देखा। अब 1 मोल में कितने ग्राम है? C का है 12, H होता है 4, तो 16 ग्राम CH4 से इसके निकालिए CO2 के, कार्बन का हुआ 12 प्लस 16 दूनी 32, 44 ग्राम CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। कितना आया? तो 1 ग्राम CH4 कितने के साथ करेगा? 44 अपॉन 16 है ना, 16 ग्राम CO2 के साथ आया। कितने ग्राम जलाया हमने? 32 ग्राम का हमें ज्ञात करना है, तो 32 ग्राम CH4, 32 ग्राम CH4 से जब क्रिया करेंगे तो 44/16 गुणे 32 ग्राम CO2 के साथ क्रिया करेगा। 16 दूनी 32, 44 दूना 88 ग्राम आया। 88 ग्राम CO2 बनता है। CO2 की मात्रा ज्ञात करनी थी, एक हमारे पास आ गई, CO2 = 88 ग्राम। बात समझ में आई? CH4 O2 के साथ जलाया CH4 को, तो CO2 और H2O बना, फिर रिएक्शन बैलेंस कर ली, तो यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, रिएक्शन बैलेंस हुई। 1 मोल CH4 का था, 1 मोल CO2 का था, इनके साथ क्रिया हुई, इसका हमने ग्राम में मात्रा निकाल ली, 16 ग्राम CH4 बना, और ये CO2 44 ग्राम। फिर 1 ग्राम से इतना करता है, तो 1 ग्राम CH4 से कितना करेगा? तो 44/16 किया, ग्राम CO2 के साथ क्रिया करवाई, और फिर 32 ग्राम से मान निकाला और फाइनल आंसर मिल गया। अब H2O निकालते हैं, उस करके H2O का मान खुद से निकालिए, फिर करते हैं। H2O ये इधर वही रहेगा, 16 ग्राम CH4 से, एक मिनट, 1 मोल CH4
2 मोल H2O के साथ, इसके 2 मोल हैं, देखो 2H2O है ना, तो 2 मोल H2O के साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है। ये कितना है, 12 4 16 ग्राम CH4 से H2O का कितना होता है 16, 2 18, 18 दूनी 36, क्योंकि 2 है ना, H2O का हुआ 18 और 2 मोल H2O के, तो 18 दूनी 36 ग्राम H2O के साथ क्रिया, ठीक है। अब 1 ग्राम का निकाल लीजिए, 1 ग्राम CH4 से जाइए 36 बटा 16 ग्राम H2O के साथ क्रिया करेगा, ऐसे लिख दीजिए। फिर 32 ग्राम से निकालना है, तो 32 ग्राम CH4 से 36 बटा 16 गुणे 32 ग्राम H2O के साथ क्रिया करेगा। आया 16 दूनी 32, 36 दूना 72, तो हमारे पास कितना आया 32 ग्राम CH4 72 ग्राम H2O के साथ क्रिया करेगा। आ गया H2O 72 ग्राम, दोनों की मात्रा हमने ज्ञात कर ली, आपका सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया, 32 ग्राम CH4 72 ग्राम H2O के साथ क्रिया कर रहा है। सीमांत अभिकर्मक आपका हुआ समाप्त। अब पढ़ेंगे आगे। वेट बाई वेट सांद्रता क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, ये क्या होती है, इसको भी पढ़ते हैं अभी। 100 ग्राम विलयन में विलीन विलेय की ग्राम्य मात्रा, 100 ग्राम कोई विलयन है, उसमें विलीन विलेय की 100 ग्राम आपके पास कोई विलयन है, उसमें कोई विलेय विलीन है, उसमें जो भी विलेय विलीन किया गया है उसकी जो ग्राम में मात्रा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। कोई 100, मान लीजिए 80 ग्राम विलायक है, 20 ग्राम आपका इसमें विलेय हुआ, तो इसके 20 ग्राम में जो ग्राम में मात्रा है, इसकी मोलों की ग्राम में मात्रा है, वो हमारी कहलाएगी द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। अस्सी ग्राम H2O 30 ग्राम एथिल अल्कोहल में मिलाया जाता है, 30 ग्राम एथिल अल्कोहल में, इसको मिटा दीजिए, एथिल अल्कोहल में मिलाया जाता है, इसकी द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। वेट बाई वेट, सूत्र क्या होता है हमारे पास, वेट बाई वेट परसेंटेज का, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा, विलायक नहीं है याद रखिएगा, विलयन है, विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। अब निकालें विलेय हमारे पास क्या है, जो कम मात्रा में होता है वो हमारे क्या होता है, विलेय, तो 30 को ऊपर रखेंगे, ये सूत्र रखा है विलेय की मात्रा, हमने रख दी। विलयन कितना है, 80 ग्राम आपका विलायक है, 30 ग्राम विलेय है, दोनों का सम करेंगे विलयन आ जाएगा, 80 30 110, तो 110, और इंटू किससे करना है, 100 से, 300 बटा 11, फाइनल आंसर कितना आएगा, 27.27। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आ गया द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होती है। अब पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, ये क्या होती है, ये भी सेम है, वेट बाई वैल्यू परसेंटेज, इसको ऐसे लिखेंगे। 100 ml आयतन में, उसमें क्या था 100 ग्राम था, इसमें लिखेंगे 100 ml
आयतन में 100 ml आयतन में विलीन विलेय की ग्राम्य मात्रा। 100 ml आयतन में विलीन विलेय की ग्राम्य मात्रा क्या कहलाती है? वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। 100 ml आयतन में विलीन विलेय की ग्राम्य मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। इसका सूत्र क्या होता है? विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन। विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन। हो गया। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन। इसमें इंटू 100 नहीं होगा, इसमें इंटू 100 नहीं होगा, इसको भी मिटा दिया। इसमें कैसे करेंगे? क्वेश्चन लेते हैं एक, वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत सांद्रता। क्वेश्चन लेते हैं 30% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज के जलीय विलयन में, ग्लूकोज के जलीय विलयन में का घनत्व 1.5 ग्राम, विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम ml है। इसमें हमें वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करनी है, विलयन की मात्रा का परिकलन करना है। तो विलयन का घनत्व बराबर, एक सूत्र लिखिए, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन हमारे पास कितना है? 100। आपने शुरू में पढ़ा था 100 ml में करते हैं इसका, तो विलयन का आयतन होगा 100, द्रव्यमान रहेगा ऊपर, और ये हमारे पास दिया हुआ है 1.5 इक्वल टू 1.5 इंटू 100 इक्वल टू हमारा आएगा द्रव्यमान। ये कितना आ गया? 150। द्रव्यमान हमारे पास आ गया 150 ग्राम। इसमें हम विलेय की मात्रा कैसे निकालेंगे? 30% वेट बाई वॉल्यूम है ग्लूकोज का, तो 150 विलियन, टोटल मात्रा हमारे पास कितनी आई विलयन की? 150। अब इसमें हमें विलेय और विलायक निकालना है, तो 30% हमारे पास क्या है? 30% है, दूसरा हमारा कितना होगा? 70% होगा, तो 70% वाला हमारा विलायक होगा, 30% वाला विलेय है, तो 150 गुणे 30/100, 15 तिया 45 ग्राम आ गया हमारा विलेय। विलेय कितना है? 45। विलायक कितना आएगा? 150 गुणे 70/100 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 15 सत्ते 105। तो विलायक हमारे पास आ गया 105। यही ज्ञात करना था हमें, आ गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। और करें। अब एक ऑप्शन आता है आपके पास, मोललता। ये तो हम पढ़ चुके हैं, मोललता तो हम पढ़ चुके थे। नहीं, मोललता नहीं पढ़े थे हम लोग पढ़े थे मोलरता। मोललता में क्या है? मोललता में हम 1 kg लेंगे, वहां पे क्या ले रहे थे? लीटर ले रहे थे। मोलरता में लीटर ले रहे थे, मोललता में 1 kg लेंगे। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और मोलरता में क्या था? 1 लीटर विलायक में विलीन मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और मोलरता में क्या है? इसमें 1 kg आ जाएगा। बात समझ में आ गई? मोलरता का सूत्र लिखें, मोलरता इक्वल टू विलेय
में मोलों की संख्या, विलेय में मोलों की संख्या अपॉन विलेय में मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार। किसमें? लीटर में नहीं, केजी में, किलोग्राम में लेंगे। बाकी सवाल उसके वैसे ही रहेंगे, इसको किलोग्राम में ले लेंगे। 1000 से भाग इसका भी होगा। बात समझ में आई? अब कुछ पढ़ते हैं डेमल जैसे का। डेमल क्या है? एक हेडिंग आती है डेमल। डेमल क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की नॉर्मलता, 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की नॉर्मलता डेमल कहलाती है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ की नॉर्मलता हम ज्ञात करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? डेमल कहलाती है। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस नॉर्मलता डेमल कहलाएगी। अब हमारे पास क्या पढ़ना है? फॉर्मलता, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। फॉर्मलता का सूत्र होता है विलेय में ग्राम सूत्र की संख्या। फॉर्मलता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। विलेय में ग्राम सूत्रों की संख्या, ग्राम सूत्र की संख्या अपॉन आयतन, किसमें? लीटर में। ठीक है, फॉर्मलता की क्या होती है? विलयन में 1 लीटर में विलीन विलेय की ग्राम सूत्रों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है फॉर्मल। इसे दिखाते हैं एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है फॉर्मल। 1 लीटर विलयन में विलेय, 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के ग्राम सूत्रों की संख्या पदार्थ की फॉर्मलता कहलाती है। कैसे पढ़ेंगे? 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के ग्राम सूत्रों की संख्या पदार्थ की फॉर्मलता कहलाती है। तो यहीं पर आपका लेक्चर समाप्त करते हैं। आपका चैप्टर भी यहाँ पे होता है समाप्त। और आगे के लेक्चर पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें।